नमस्कार। इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कुछ पेपर का जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स था, महत्वपूर्ण न्यूज है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आरबीआई मिट रेज होप्स ऑफ रिकॉर्ड डिविडेंड। अब डिविडेंड का हिंदी होता है लाभांश। यहाँ पे जो आर्टिकल छपा है, इस आर्टिकल का पहले हम सामान्य मतलब बता रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आरबीआई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आरबीआई का गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसा पर वर्ष 1935 में किया गया था। और आरबीआई जो भारत में जब ये कार्य करना शुरू किया था तो यह एक प्राइवेट एजेंसी के रूप में, निजी संस्था के रूप में कार्य करना शुरू किया था। और पुनः वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जब सरकार किसी निजी एजेंसी में अपना मालिकाना स्वामित्व, मालिकाना अधिकार को जब ग्रहण करती है, उसी प्रक्रिया को राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है और यह 1949 से भारत सरकार के लिए बैंकर के रूप में काम करना शुरू करती है। ये अलग बात है कि 1949 के पहले भी यह भारत सरकार के लिए बैंकर का काम करती थी, लेकिन उस समय एक निजी एजेंसी के रूप में ये काम कर रही थी। और 1949 के बाद यह भारत सरकार के एक सरकारी एजेंसी के रूप में काम करना शुरू की है। तो यहाँ पे ये सवाल ये आया है कि आरबीआई जो है, आरबीआई के पास जो सरप्लस मनी होता है, सरप्लस मनी होता है। अब आरबीआई के पास सरप्लस मनी होगा कैसे? तो आरबीआई जो फंक्शन करती है, अब आरबीआई फंक्शन करती क्या है? तो नोट छापने का काम करती है, सरकारों को ऋण प्रदान करने का काम करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया के तहत प्रतिभूति को बेचती है, फिर खरीदती है। तो इससे आरबीआई को रेवेन्यू जनरेट होता है, आरबीआई को राजस्व की प्राप्ति होती है। और फिर आरबीआई का खर्चा क्या है? तो आरबीआई जो नोटों का परिचालन करती है, नोटों को अर्थव्यवस्था में प्रवाहित करती है, फिर आरबीआई जो मॉनिटरिंग करती है, बैंकों को मॉनिटर करती है, तो इससे आरबीआई का ये खर्चा होता है। तो यही आरबीआई का आय और व्यय का जो अंतर होता है, इसी को आरबीआई का सरप्लस कहा जाता है। अब इसी सरप्लस के संदर्भ में वर्ष 2018 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान, डॉक्टर बिमल जलान की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। और वही कमेटी ने सिफारिश किया था कि आरबीआई के पास जो सरप्लस फंड है, उस फंड को बारी बारी से सरकार को ट्रांसफर कर देना चाहिए। मुख्यतः बात ये हुई थी कि अक्टूबर 2013 को आरबीआई के गवर्नर के रूप में पद धारण करते हैं रघुराम राजन, और उनका कार्यकाल रहा है 13 से 16 तक। इस बीच में आप देखते हैं कि 14 में एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, और रघुराम राजन जो थे यह वामपंथी विचारधारा के थे, जबकि सरकार जो बनी है दक्षिणपंथी विचारधारा की बनी है। तो इन दोनों के बीच में तारतम्यता नहीं बन पाती थी। उसी वक्त इस बात की चर्चा हुई थी 14-15 में ही कि आरबीआई के पास जो सरप्लस फंड है, उस फंड को सरकार को हस्तांतरित कर देना चाहिए। लेकिन इसके लिए आरबीआई के जो उस समय के वर्तमान गवर्नर के रूप में जो काम कर रहे थे रघुराम राजन, वो इसके पक्षधर नहीं थे। तो जैसे ही फिर देखते हैं कि रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्त होता है, इसके बाद उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। तो उर्जित पटेल भी जब ये बातें उनके समक्ष लाई गई कि जो आरबीआई के पास सरप्लस फंड है, उस फंड को ट्रांसफ़र किया जाए, तो उर्जित पटेल ने यह कहते हुए अपने पद से रिजाइन दे दिया था कि आरबीआई में सरकार का हस्तक्षेप एक लिमिट से ज़्यादा हो रही है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, और इस ऑटोनोमस बॉडी में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर के उर्जित पटेल ने पद से इस्तीफा दे दिया था, आरबीआई के गवर्नर से इस्तीफा दे दिया था। पुनः उनके इस्तीफा देने के उपरांत फिर आरबीआई के गवर्नर जैसा कि शक्तिकांत दास बनते हैं।
और वो जब दास बनते हैं तो इसी बीच में बिमल जलान की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म की जाती है और वही बिमल जलान कमेटी ने एक सुझाव दिया था कि जो आरबीआई के पास सरप्लस फंड है उस फंड को बारी बारी से सरकार को हस्तांतरित कर देनी चाहिए। और सरकार को हस्तांतरित करने के पीछे उन्होंने तर्क बताया था कि सरकार इस फंड का प्रयोग देश के आर्थिक विकास में, लोगों के कल्याण में खर्च करेगी, यानी कि इससे सरकार क्या करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगी, जिससे देश का बेसिक इंफ्रा का मजबूती होगा, जिससे देश में लोगों की आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, जीडीपी में वृद्धि होगी। इसी से संबंधित यहाँ पे आज का न्यूज है कि कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेट द आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर इन एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 फिगर ऑफ 2.1 लाख करोड़। अब ये कहा जा रहा है कि 25 जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उस फाइनेंशियल 25 में 2.1 लाख करोड़ रुपया के आसपास ये आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो यही कहा जा रहा है कि फिर 26 में भी आरबीआई ट्रांसफ़र करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ईसीएफ की बात की गई, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, यानी कि जो फंड है उस फंड को कहा जाता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कहा जाता है। तो इसी के संदर्भ में इसकी चर्चा की गई है कि डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को आरबीआई कुछ फंड ट्रांसफर करेगी। फिर अगले न्यूज को देखते हैं कि ट्रेड डेफिसिट्स इन अप्रैल ग्रोज टू 8.65 बिलियन, एक्सपोर्ट एट 824.9 बिलियन। अब यहाँ पे ये जो बातें कही गई है इसका सामान्य सा मतलब ये है कि ट्रेड डेफिसिट्स की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिसिट वगैरह की बात करते हैं कि डेफिसिट्स होता क्या है। तो सबसे पहले इससे पहले हम लोग को जानना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं भुगतान संतुलन। तो सबसे पहले जानते हैं कि भुगतान संतुलन होता क्या है। एक देश का अन्य देशों के साथ या एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है उसी का जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रत्येक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उस केंद्रीय बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि एक देश से अन्य देशों के बीच जो आर्थिक लेन देन हो रहा है उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को रखेगा। और यह जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है इसके लिए आईएमएफ के द्वारा एक मैनुअल जारी किया जाता है जिसको बीपीएम 06 कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेजमेंट 06 कहा जाता है। और यही बीपीएम 06 जो है इसी को कहा जाता है, ये जो आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं करेंट अकाउंट, दूसरे को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इसी करेंट अकाउंट को जब बात करते हैं तो करेंट अकाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक बोलते हैं विजिबल, दूसरा बोलते हैं नॉन विजिबल। विजिबल की जब बात करते हैं तो यहीं पे लिखते हैं गुड्स। और नॉन विजिबल को फिर बांटते हैं तीन हिस्सों में, SIT। एस का मतलब है सर्विस, आई का मतलब है इनकम, टी का मतलब है ट्रांसफर, सर्विस इनकम ट्रांसफर। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। हम ये कह रहे हैं कि एक देश का अन्य देशों के बीच जो भी आर्थिक लेन देन होता है उसी के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो एक देश से अन्य देशों के बीच किस स्वरूप में लेन देन होता है, तो एक लेन देन होता है गुड्स के रूप में, हम लोग किसी देश से वस्तु का आयात करते हैं फिर किसी वस्तु का निर्यात करते हैं। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि सामान्यतः भारत पूरे विश्व के साथ
जब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो निगेटिव में रहता है। और हम लोग सबसे ज़्यादा वस्तु के रूप में गोल्ड और पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो आर्थिक लेन देन होता है ये सर्विस के रूप में होता है, फिर इनकम के रूप में होता है, फिर ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में होता है। जब ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है जैसा कि ग्रांट आती है, यानी कि अनुदान आता है। ठीक है। रेमिटांसेज की बात करते हैं, गिफ्ट की बात करते हैं, ये सब किसका होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट का हिस्सा होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, तो अभी जो पेपर का न्यूज है, पेपर में ये बात कही जा रही है कि 6 महीना के निचले स्तर पे हम लोग का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया है? डेफिसिट्स हो गया है। यानी कि हमारा आयात ज़्यादा हुआ है और निर्यात कम हुआ है। आयात ज़्यादा हुआ है, निर्यात कम हुआ है। तो ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी जैसा कि अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ वार खेला जा रहा था, इससे भी मेरा निर्यात प्रभावित हुआ। फिर दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं कि जो अभी कुछ युद्ध को लेकर के कुछ देशों के बीच में जो आपसी मतभेद चल रहा था, इससे भी मेरा क्या हो रहा था कि मेरा निर्यात कम हो रहा था। और उससे भी सबसे ज़्यादा हम लोग का आयात बढ़ रहा था। आयात क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसके पीछे, आयात बढ़ने के पीछे क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना का कीमत क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना का कीमत बढ़ेगा तो हम लोग जो सोना का आयात करेंगे उस आयात के बदले में हम लोग को पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत में वृद्धि हो रही है। तो जब कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होगी तो इससे मेरा इंपोर्ट बिल ज़्यादा होगा और मेरा निर्यात क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। तो इसी से हमारा बैलेंस ऑफ जो ट्रेड डेफिसिट्स है, यह इस बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स क्या हो गया है? बढ़ गया है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स मेरा बढ़ गया है। और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि द गवर्नमेंट सेड मर्केंटाइज एक्सपोर्ट स्टूड 38.49 बिलियन इन अप्रैल वाइल इंपोर्ट्स वेयर 64.9 बिलियन। यानी कि हम एक्सपोर्ट जो किए हैं 38.49 बिलियन का किए हैं, जबकि जो इंपोर्ट किए हैं 64.9 बिलियन का किए हैं। यानी कि हम आयात ज़्यादा किए हैं और निर्यात कम किए हैं। और यही बीच का जो अंतर है, यह कहा जा रहा है कि अप्रैल में बढ़ गया है ये, जो कि 8.65 बिलियन एक्सपोर्ट और 824 बिलियन एक्सपोर्ट की बात कही जा रही है। यानी कि मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो डेफिसिट्स है वो मेरा ज़्यादा हो गया है। अब यहीं पे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स कहेंगे किसको? तो जब केवल गुड्स का आयात और निर्यात होगा, केवल गुड्स का आयात और निर्यात होगा, तो उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जब करेंट अकाउंट के माध्यम से जो भी आर्थिक लेन देन होगा उसको कहते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट्स। यानी कि करेंट अकाउंट के माध्यम से अगर आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होगा तो उसको कहेंगे करेंट अकाउंट डेफिसिट्स। और जब पूरे करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जब तीनों को मिला करके जब अध्ययन करते हैं तो उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो हम लोग हमेशा ही पूरे विश्व के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स में रहते हैं और हम पूरे विश्व के साथ करेंट अकाउंट डेफिसिट्स में भी रहते हैं। लेकिन जब हम पर्सनली किसी देश की बात करते हैं तो चाइना के साथ मेरा व्यापार घाटा होता है, जबकि अमेरिका के साथ मेरा व्यापार क्या है? सरप्लस है। और इसी को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो उन्होंने यही बात कहा था कि हम ऐसा कुछ नीतिगत उपाय करेंगे जिससे भारत के साथ मेरा जो ट्रेड डेफिसिट्स है वह भारत के साथ मेरा क्या हो? ट्रेड सरप्लस हो। और इन्हीं के लिए अमेरिका के द्वारा बारंबार टैरिफ का प्रयोग करने की बात कही जा रही थी। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात करेंगे पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को लेकर के। थैंक यू।